हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड थ्योरी के जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हर एक टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चाहे जो भी टेक्निकल का एग्ज़ाम हो, मैकेनिकल ग्रुप का बेसिकली टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर वालों के लिए ये वीडियो है जो भी मैकेनिकल ट्रेड से बिलोंग करते हैं। ठीक, चाहे जो भी एग्जाम हो, डीआरडीओ, इसरो, एनएफसी, हैवी वाटर बोर्ड या एनएफएल हो, दिल्ली मेट्रो हो, सब भी एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के इम्पोर्टेंट्स जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन फ्यूचर आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो उस एग्ज़ाम को देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो हमारी वीडियो है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है टैप ड्रिल साइज के कैलकुलेशन से। पहला क्वेश्चन है, इन ए टैप ड्रिल साइज M12 × 1.7 द साइज ऑफ होल इज। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको केवल इतना दे दिया जाता है, M12 × 1.75। और यहाँ पर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यम का मतलब होता है मेट्रिक, एम का मतलब क्या होता है मेट्रिक। 12 यहाँ पर क्या होता है, तो 12 इसका मेजर डायमीटर। ठीक, 12 क्या होता है, इसका मेजर डायमीटर होता है। 1.75 क्या है, तो 1.75 ये होती है पिच, होती है पिच ऑफ थ्रेड। ठीक, जो हम होल में थ्रेड काट रहे हैं उसकी पिच कितनी है, तो 1.75। तो सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर से ही आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा, अब इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है टैप ड्रिल साइज। दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है कि ये थ्रेड क्या है, मेट्रिक थ्रेड है जिसका मेजर डायमीटर 12 mm है और पिच कितनी है 1.75 mm है। तो हम जानते हैं जब कभी हम टैप ड्रिल साइज का कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिकली टैप ड्रिल साइज का मतलब क्या हुआ कि हमें माइनर डायमीटर निकालना है। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनल थ्रेड की कंडीशन में तो माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर क्या होता है, और एक्सटर्नल के कंडीशन में मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल में, तो जस्ट जब हम ड्रिल होल करते हैं तो जो वहाँ पर हमें डायमीटर प्राप्त होता है होल का, वो क्या होता है, माइनर डायमीटर होता है। और जब उसमें हम थ्रेड कटिंग कर देते हैं तो थ्रेड कटिंग करने के बाद जो हमें यहाँ पर डायमीटर प्राप्त होता है ये मेजर डायामीटर होता है। इसका जस्ट अपोजिट है आउटर की कंडीशन में, शाफ्ट की कंडीशन में। जब हम शाफ्ट की टर्निंग करके उसको रेडी करते हैं तो जो डायमीटर प्राप्त होता है ये क्या होता है, ये इस समय मेजर डायामीटर होता है। और जब इस पर हम क्या कर देते हैं, थ्रेड की कटिंग कर देते हैं, तो थ्रेड की कटिंग करने के पश्चात जो यहाँ पर डायमीटर मिलता है इसे क्या कहते हैं, इसे माइनर डायमीटर कहते हैं। तो आपको बस यही समझना है। अगर इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो टैप ड्रिल साइज का मतलब हमें क्या निकालना है, माइनर डायमीटर निकालना है। कि अगर हमें थ्रेड काटने के बाद 12 mm डायमीटर चाहिए तो उससे पहले हम कितने का होल करें, उसमें होल के लिए आपको यहाँ पर साइज कैलकुलेशन करना है। तो टैप ड्रिल साइज का फार्मूला होता है टैप साइज इंटू 2 × d। वैसे भी अगर आप मेजर डायमीटर निकाल रहे हैं तो सॉरी माइनर डायमीटर निकाल रहे हैं तो क्या करना होता है, मेजर डायमीटर में से डबल डेप्थ को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा माइनर डायमीटर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की थ्रेड होती हैं, एक होती है मेट्रिक, दूसरी होती है ब्रिटिश। अगर मेट्रिक थ्रेड के कंडीशन में बात की जाए तो डी बराबर होता है 0.61 इंटू पिच। ब्रिटिश थ्रेड के कंडीशन में डी बराबर क्या होता है, 0.64 इंटू पिच। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मेट्रिक वाले की वैल्यू कम होती है डेप्थ की और ब्रिटिश वाले डेप्थ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। मेट्रिक में 0.61, ब्रिटिश में 0.64। अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो टैप ड्रिल साइज हमारा कैलकुलेट करना है, टैप साइज दिया गया है 12, इसमें से हमें माइनस क्या करना है 2 इंटू डेप्थ को डी के स्थान पे हमने 0.61 पी रख दिया, पिच अपना 1.75 दिया गया है, इसको कैलकुलेट किए तो आया 2.135। इसको हमने माइनस कर दिया 12 में से तो हमें कितना प्राप्त हुआ 9.86 निकल के आया। कि हमें होल कितने का करना है, 9.86 का करना है। अगर 9.86 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप 9.8 या 9.85 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक,
ये था कब, 100% थ्रेड काटने के लिए। मान लीजिए आपको 100% थ्रेड नहीं काटनी है, ठीक, 60% थ्रेड काटनी है, तो क्या करते हैं, तो डायरेक्टली हम टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए जो हमारा टैप साइज दिया गया होता है इसमें से पिच को माइनस कर देते हैं। जैसे 12 में से जब आप 1.75 को माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 10.25 आएगा, ठीक। अगर 100% थ्रेड नहीं काटनी है तो आप 10.25 की तरफ भी जा सकते हैं। तीसरा यहाँ पर पूछा जाता है थंब रूल कैलकुलेशन से। जब कभी भी होल का मीन्स थ्रेड का डायमीटर 10 mm से कम होता है, बिलो 10 mm, तो उसके लिए हम थंब रूल प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है, टैप साइज को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे पूछ लिया गया कि यम 6 के लिए क्या होगा, तो यम 6 के लिए हमें क्या करना है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, तो 6 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 निकल के आएगा। मतलब यम 6 के लिए क्या होगा, 4.8 टैप ड्रिल साइज होगा। तो जब भी 0.10 से नीचे है तो आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी इस क्वेश्चन से आपको हर एग्जाम में इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यह हमने लिया है गियर से। द पिच डाया ऑफ ड्राइविंग गियर इज 100 mm, इट रोटेट्स एट 50 rpm, इफ द ड्रिवन गियर इज 25 mm पिच डाया देन कैलकुलेट इट्स स्पीड। यहाँ पर दिया गया है कि एक ड्राइविंग गियर है, ड्राइविंग गियर में 100 mm उसका पिच सर्किल डायमीटर है और ये 50 rpm पे रोटेट कर रहा है। यदि जो ड्रिवन गियर है इसका जो पिच सर्किल डायमीटर 25 mm हो तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं बिगर डाया को, जो हमारा ड्राइविंग है उसका डाया D1 100 mm और उसकी जो आरपीएम है N1 50 मान लेते हैं। D2 जो हमारा ड्राइविंग गियर है, ठीक, ड्रिवन गियर, उसका हमने मान लिया D2 डायमीटर 25 है। अब उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, N2 आरपीएम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, जो गियर जितना बड़ा होता है उसकी स्पीड क्या होती है, उतनी कम होती है। इसके कंपेयर में जो गियर छोटा होता है इसकी स्पीड क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। अब जैसे ये इसका डाया 100 है तो इसका क्या है 50 आरपीएम है। अब इसका डाया क्या है 25 है, तो जाहिर सी बात है इसका आरपीएम क्या आएगा, इसके अपेक्षा ज़्यादा आएगा। छोटा गियर है तो तेजी गति से रोटेट करेगा, बड़ा गियर है तो कम स्पीड से, ठीक। यहाँ पर हम गियर के लिए फार्मूला क्या प्रयोग करते हैं, तो गियर में एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है, N1D1/T1 बराबर N2D2/T2, जहाँ N1D1T1 क्या है, ड्राइविंग गियर से ड्राइवर गियर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। N2D2 आपके ड्रिवन गियर से रिलेटेड यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हो जाती हैं। अब इस फार्मूले से चाहे आपको आरपीएम निकालना हो, डायमीटर निकालना हो, नंबर ऑफ टीथ निकालना हो, कुछ भी निकालना हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर डायमीटर और आरपीएम की बात की गई तो टीथ से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, तो हम सिंपली यूज करेंगे N1D1 बराबर N2D2, ठीक। तो N1 की वैल्यू 50 है, D1 की वैल्यू 100 है, N2 हमें निकालना है, D2 की वैल्यू 50 है, ठीक। तो यहाँ पर हमने 25 से 50 को कैंसिल किया तो कितना आया, 2 आया। 100 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो N2 बराबर निकल के आया 200। मीन्स जो हमारा ड्रिवन गियर है वो कितने आरपीएम पे रोटेट करेगा, 200 आरपीएम राउंड पर मिनट, मतलब एक चक्कर में वो 1 मिनट में वो 200 चक्कर काटेगा। पहला वाला जो 100 mm का था ये 1 मिनट में 50 चक्कर काट रहा था। अब ये जो 25 mm वाला गियर है ये 1 मिनट में 200 चक्कर काटेगा, ठीक। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं यहाँ से आपको गियर वाले न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेम इसी फार्मूले पर आधारित दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर एक गियर है 150 mm, यहाँ पर पिच सर्किल डाया है और इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 50 हैं, ठीक। दूसरा जो ये पिनियन को, एक पिनियन को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसमें पिच सर्किल डाया कितना है, 60 है। तो इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, क्या क्या दिया गया है, एक हमारे पास ड्राइवर गियर है जिसका पिच सर्किल डाया 150 है और उसमें कितने 50 टीथ 50 दांते कटे हुए हैं। ये एक पिनियन को रोटेट करवा रहा है, घुमा रहा है। अब उस पिनियन का जो पिच सर्किल डाया है 60 mm दिया गया है, तो हमें फाइंड आउट करना है पिनियन में दांतों की संख्या कितनी होगी। तो ऊपर ही हमने फार्मूला प्रयोग किया था N1D1T1/N2D2। यहाँ पर हमें N1 की बात नहीं की गई, N2 की बात नहीं की गई है, तो हम N1 N2 को कैंसिल कर देंगे। सिंपल प्रयोग करेंगे D1/T1 बराबर D2/T2, ठीक। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो D1 की वैल्यू कितनी है, 150 है, T1 की वैल्यू 50 है, D2 की वैल्यू 60 है,
T2 आपको ज्ञात करना है। तो 150 को जब आप 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार कैंसिल आउट होगा। ठीक, अब इस 3 से जब आप 60 को कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो T2 निकल के आया, नंबर ऑफ टीथ पिनियन में कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक, इस अगर आप उत्तर को वेरीफाई करना चाहें तो D1/T1 का रेशियो निकालिए। 150 है D1, T1 है 50, निकालेंगे तो वहाँ आएगा 3:n। 3:1 मीन्स जो हमारा ड्राइवर गियर है उसका रेशियो क्या है, 3:1 है। तो जो हमारा पिनियन है उसका भी 3:1 आना चाहिए। कैसे, D2 देख लेते हैं। तो D2 हमारे पास 60 है। T2 कितना निकल के आया, तो T2 20 निकल के आया। यहाँ से भी अगर आप देखें तो गियर रेशियो कितना निकल के आता है, 3:1 निकल के आता है। मीन्स हमारा उत्तर क्या है, सही है। स्टैंडर्ड फार्मूला आपको N1D1/T1 बराबर N2D2/T2 याद रखना है। इसी से आप सारे न्यूमेरिकल गियर के सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर माइक्रोमीटर के एरर से पूछा गया है कि एक माइक्रोमीटर है जिसमें 0.03 mm की क्या है, निगेटिव एरर है, और ये रीडिंग शो कर रहा है 25.52 की। तो इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये माइक्रोमीटर हैविंग 0.03 mm निगेटिव एरर शोज रीडिंग 25.52, व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल रीडिंग। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपका कंसेप्ट एरर का क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोमीटर में एरर क्या होती है। तो आप सभी ने माइक्रोमीटर को अच्छे से देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जब दोनों मेजरिंग फेस आपस में मिले होते हैं, मेजरिंग फेस मींस स्पिंडल व एनविल दोनों फेस आपस में क्या हो, कोइंसाइड कर रहे हो, मिले हुए हों, इस कंडीशन में जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन मतलब स्लीव या बैरल आप कहते हैं, इस पर डेटम लाइन पे जो जीरो वाली ग्रेजुएशन होती है, ये थिम्बल के, जो थिम्बल यहाँ पर हमारा सर्कुलर पार्ट होता है, इस थिम्बल के जीरो के साथ मेल नहीं करती है, इससे कुछ ऊपर होती है या इससे कुछ नीचे होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक, जीरो एरर कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब स्पिंडल व एनविल या कह सकते हैं दोनों मेजरिंग फेस आपस में मिले हुए हो, लेकिन जो डेटम है, स्लीव या बैरल की डेटम की जो जीरो लाइन है या थिम्बल की जीरो लाइन से एग्जैक्ट मैच ना करे, इससे कुछ ऊपर या नीचे निकल जाए हमारी थिम्बल की जीरो लाइन, तो इसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। अब यदि ये थिम्बल की जो जीरो लाइन है, ठीक, थिम्बल की जीरो लाइन डेटम लाइन से कहाँ निकल गई, ऊपर निकल गई या आगे निकल गई, तो इस कंडीशन को कहा जाता है निगेटिव एरर। और यदि ये कहाँ रह जाती है, डेटम लाइन से पीछे रह जाती है या नीचे रह जाती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर को क्या हम करते हैं, पॉजिटिव एरर को जो भी हमारी रीडिंग आती है सही माप लेने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और नेगेटिव एरर को, जो माइक्रोमीटर की रीडिंग आती है सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए, उसमें हम नेगेटिव एरर को जोड़ देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जीरो एरर को कैसे सही करते हैं। तो सी स्पैनर का एक वहाँ पर छोटा सा सी स्पैनर रखा होता है आपके बॉक्स में, माइक्रोमीटर के बॉक्स में। तो सी स्पैनर के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो एरर को सही करते हैं। या फिर आप नेगेटिव, पॉजिटिव है उस वैल्यू को नोट डाउन कर लिया, नेगेटिव होगा तो उसे आप जोड़ दीजिएगा, अंत में पॉजिटिव होगा तो उसे घटा दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.03 mm की निगेटिव एरर है, 25.52 रीडिंग शो कर रहा है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, तुम्हें पता है निगेटिव एरर के कंडीशन में एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए जो भी रीडिंग वहां पर शो हो रही है उसमें हमें एरर को क्या करना है, जोड़ना है। निगेटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, प्लस कर देना है, पॉजिटिव कर देना है उसको। 25.52 शो हो रही है, 0.03 की एरर है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25.55 mm निकल के आ जाएगा। उसकी एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी 25.55 mm। दूसरा इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉजिटिव एरर पे आता है, यहाँ पर दिया गया है एक माइक्रोमीटर, या माइक्रोमीटर हैविंग 0.04 mm पॉजिटिव एरर शोइंग रीडिंग 19.38, व्हाट विल बी एक्चुअल रीडिंग। माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर यहाँ 0.04 की दी गई है और रीडिंग शो कर रहा है 19.38। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, तो पॉजिटिव एरर के कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी रीडिंग दी गई होती है इसको हम यहाँ पर जो रीडिंग शो हो रही होती है उससे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू जो रीडिंग शो हो रही है माइनस पॉजिटिव एरर। एक्चुअल रीडिंग में यहाँ पर हमारे शो की गई 19.38 रीडिंग माइक्रोमीटर पे, पॉजिटिव एरर कितनी है, 0.04 की है, माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा 19.34, जो कि क्या हो जाएगी यहाँ पर वास्तविक रीडिंग
हो जाएगी। तो आशा करते हैं एरर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे आपको न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो पॉजिटिव एरर को घटाते हैं, निगेटिव को जोड़ते हैं। निगेटिव में जो थिम्बल की जीरो लाइन होती है डेटम से ऊपर निकल जाती है, पॉजिटिव में जो थिम्बल की जीरो लाइन होती है डेटम से नीचे रह जाती है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एरर को सही करते हैं सी स्पैनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पिंडल आरपीएम फॉर ड्रिलिंग स्पीड ऑफ 44 मीटर पर मिनट एंड डायमीटर ऑफ ड्रिल 20 mm। ये आपका ड्रिलिंग स्पीड के कैलकुलेशन से है, ठीक। अब इसी पर चाहे वो टर्निंग का पूछे, ड्रिलिंग का पूछे, किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में अगर आपको स्पीड निकालना है, आरपीएम निकालना है, तो उसके लिए केवल और केवल एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है। कटिंग स्पीड v बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट, जहाँ पाई आपका कांस्टेंट है, डी डायमीटर हो जाएगा ड्रिल का या होल का डायमीटर आप कह लीजिए, ठीक। वो कितना यहाँ पर दिया गया है, 20 mm दिया गया है। एन क्या होता है, आरपीएम राउंड पर मिनट, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। और वी का मतलब होता है कटिंग स्पीड, जिसको हम मीटर पर मिनट में लेते हैं। कटिंग स्पीड को मीटर पर मिनट में लेंगे, डायमीटर को एमएम में लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई बार डायमीटर एमएम में नहीं दिया जाता है, तो उसको हमें एमएम में कन्वर्ट करना होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है कटिंग स्पीड कितना, 44 मीटर पर मिनट। डायमीटर दिया गया है 20 mm, हमें फाइंड करना है आरपीएम। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला बी बराबर पाई डी एन बटा 1000 मीटर पर मिनट हमें पता है। यहाँ से हम निकालते हैं किसके लिए, यहाँ से हमने निकाला आरपीएम के लिए फार्मूला। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कटिंग स्पीड गुणे 1000 बटा पाई डी क्या निकल के आया, कटिंग स्पीड गुणे 1000 बटा पाई डी। कटिंग स्पीड हमें 44 दी गई है, 1000 तो आपका 1000 रह जाएगा, बटा पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी। तो जब 22/7 रखेंगे तो बटा 7 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। बटा डायमीटर हमारा कितना है, 20 है। 1000 को हमने 20 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर 50 बचा। 44 को 22 से कैंसिल किए तो 2 बचा। 2 को 50 से गुणा किए हो गया 100। 100 को 7 से गुणा किया कितना आ गया, 700। तो इसका आरपीएम कितना निकल के आ गया, 700 आरपीएम निकल के आ गया। एक चीज जो यहाँ पर और पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, वो चीज आप ध्यान से देखेंगे। वो इस फार्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। किस वाले से, इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा कटिंग स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायमीटर के और आरपीएम के, ठीक। मीन्स यदि हम डायमीटर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और हम आरपीएम को कांस्टेंट रखें, तो कटिंग स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। या हम कटिंग स्पीड को बढ़ाएं, इसमें से किसी एक को कांस्टेंट रखें, तो दूसरा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कोई हमारा मीन्स हमें कोई कटिंग स्पीड दी गई है, पर्टिकुलर कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक। हमने क्या कर दिया, कटिंग स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। अब यदि हम डायमीटर को बढ़ाते हैं तो आरपीएम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हम अगर आरपीएम को बढ़ाते हैं तो डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला ये क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने डायमीटर को कांस्टेंट कर दिया, जो ड्रिल का डायमीटर है सेम डायमीटर के लिए अगर हम आरपीएम बढ़ाएंगे तो कटिंग स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो आरपीएम पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा देखिएगा। मान लीजिए कटिंग स्पीड हमारी क्या है, 12 है, और ड्रिल का डायमीटर हमारा क्या है, 4 है, और आरपीएम कितनी है, 3 है। तभी इन दोनों का गुणा करके कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। क्योंकि ये पाई और 1000 को आप अभी छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है वो। तो हमने डायमीटर को गुणा किया आरपीएम के साथ, तो हमारी निकल के आ गई कटिंग स्पीड, ठीक। अब यदि हम डायमीटर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, मतलब ये 4 हमारा फिक्स है, 4 हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो यदि हम इस 3 की वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब अगर हम आरपीएम को 3 से क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो हमारे कटिंग स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। अब पहले ये 3 था, तो 3 को 4 से गुणा किया 12 आया। अब इस 4 को हम नहीं बढ़ा रहे, इस 3 को हमने उठा के 4 कर दिया, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कटिंग स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि डायमीटर कांस्टेंट है और हम आरपीएम बढ़ाते हैं तो कटिंग स्पीड बढ़ेगी, या हम कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो भी आरपीएम क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरे कंडीशन में अगर हम आरपीएम को कांस्टेंट कर लेते हैं और यदि कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो भी हमारा डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। और यदि हम डायमीटर को बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, कटिंग स्पीड हमारी बढ़ेगी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। तीसरा जो पूछा जाता है, यदि हम कटिंग स्पीड को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, यदि हम
कटिंग स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं और हम अगर डायमीटर बढ़ाएं तो आरपीएम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, तो अगर हम कटिंग स्पीड को कांस्टेंट रख के डायमीटर को बढ़ाएंगे तो आरपीएम क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ये हमारे 12 ही है, अब इसको हमने 4 के बजाय क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो ये हमारा 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। या हमने इसको इसको 3 से बढ़ा के 4 कर दिया तो ये हमारा 4 से घट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो यहाँ पर आप कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी सेकेंड आर दियर इन एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। 6 डिग्री के एंगल में कितने सेकंड होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है टर्नर ट्रेड का, तो हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1 डिग्री में कितने मिनट आ जाएंगे, तो 3600 ये हो जाएगा 1 डिग्री में सेकंड की संख्या। ठीक, सिंपल सा आपको ध्यान रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हम 6 डिग्री को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 216। यहाँ पर एक जीरो और एक या जीरो, 2 जीरो। ठीक, तो ये हो जाएगा 21600। 6 डिग्री किसके बराबर है, 21600 सेकेंड के बराबर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन छोटा सा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इसेंट्रिक टर्निंग ऑफ ए रॉड ऑफ 100 mm diameter, what is the maximum possible eccentricity with a diameter of 80 mm can be turned। यहाँ पर इसेंट्रिक टर्निंग करनी है, जैसे कि एक्सल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब इसेंट्रिक टर्निंग है। इसेंट्रिक टर्निंग का मतलब क्या, ऐसे दो मीन्स डायमीटर जिनका सेंटर क्या हो, एक ना हो। एक का सेंटर मान लीजिए यहाँ है, दूसरे का सेंटर यहाँ है, तो क्या है, इसेंट्रिक टर्निंग है। इसके विपरीत एक होती है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में दोनों डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, तो इसे कंसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पर इसेंट्रिक टर्निंग करनी है, बड़ा वाला डायमीटर 100 दिया गया है, छोटा वाला डायमीटर 80 दिया गया है। तो पूछ रहा है कितनी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हो सकती है, तो इसेंट्रिसिटी इन दोनों का क्या होती है, डिफरेंट का हाफ होती है। कैसे निकालते हैं, कैपिटल डी यहाँ पर आपको दिया गया है 100, स्मॉल डी स्मॉल डायमीटर 80 दिया गया है। इसेंट्रिसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर बाई 2। तो मेजर डायमीटर 100 है, माइनर डायमीटर 80 है, माइनस करेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 mm निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस न्यूमेरिकल में गलती कर देते हैं। सिंपल क्या करना है, इन दोनों को आपका डिफरेंस निकालना है, बाई 2 कर देना है, आपको इसेंट्रिसिटी पता चल जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का न्यूमेरिकल इसरो के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। आपको यहाँ पर लीस्ट काउंट फाइंड करना है वर्नियर कैलिपर का, जिसमें 9 मेन स्केल डिवीजन मैच कर रही है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से, और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm दी गई है। कई बार ये चीज़ 1 mm ना दे करके 0.5 mm दे दी जाती है, तो आप ब्रैकेट में दी गई चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आखिर ब्रैकेट में दिया क्या गया है, कि यहीं से सारा हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के है। तो आप इसको लिखो चाहे 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, या आप इसको लिख सकते हो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। अब ये एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, तो 9 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 mm हो जाएगी। मतलब जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है बराबर हो जाएगा 9 mm के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, तो 9/10 mm के बराबर हो जाएगा। ठीक, और ऊपर ही हमें ब्रैकेट में दिया गया था कि एक मेन की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm होती है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है लिस्ट काउंट का, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 है, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm है। वर्नियर स्केल की हमने निकाला 9/10, माइनस कर देंगे 1 - 9/10, तो 10 × 10 - 9,
मीन्स 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब क्या हुआ 0.1, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्या था 9 मेन स्केल डिवीजन मिल रही थी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 9/10। अब एक मेन की वैल्यू आपको 1 mm पता है, तो एक से क्या करेंगे 9/10 को माइनस कर देंगे, कितना निकल के आएगा 1/10 निकल के आएगा और लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.1। तो ये कब है, ये है जब 9 मेन स्केल मैच कर रही हो 10 वर्नियर स्केल से। इसी के सेम अगर 49 मेन स्केल 50 वर्नियर स्केल से मैच कर रही हो तो लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूछा जाता है 39 मेन स्केल मैच कर रही है 40 वर्नियर से, तो यहाँ पर 0.025 के समथिंग आता है। ठीक, यहाँ पर दूसरा पूछा जाता है 24 मेन स्केल मैच कर रही है, 24 मेन स्केल 25 वर्नियर स्केल से मैच कर रही है। तो इस प्रकार के आपको कुछ और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि आप बुक से देख करके और सारे क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का कह सकते हैं हम। ये क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मिल ए बेबल गियर गिवन मॉड्यूल 3 नंबर ऑफ डेज 20। यहाँ पर एक गियर की हमें क्या करनी है, मिलिंग करनी है। मतलब गियर की सिंपली हम कैसे गियर कटिंग करते हैं, तो मिलिंग पर हम उसका कटिंग करते हैं गियर वगैरह की। तो यहाँ पर हमें गियर का कटिंग करना है, जिसके लिए हमें दिया गया है मॉड्यूल 3 दिया गया है, नंबर ऑफ टीथ 22 दिया गया है, 20 नंबर ऑफ टीथ हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें पहले कैलकुलेट करना है पिच डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, एडेंडम, डिडेंडम, वर्किंग डेप्थ, टोटल डेप्थ और क्लियरेंस। ये इतनी चीजें हमें क्या करनी है यहाँ से कैलकुलेट करनी है। और दिया क्या गया है, केवल दो चीज, मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा इसका हम बेसिक देख लेते हैं जो गियर का है, कि किस प्रकार से क्या क्या टर्मिनोलॉजी कहाँ कैसे संबंधित होती हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा कोई गियर का क्या है, टीथ हमने बना दिया। ठीक, जो 2D प्रोफाइल होती है टीथ की कुछ इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर से निकल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एडेंडम सर्किल कहते हैं। और जो यहाँ से नीचे से निकल रही है एक लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, डिडेंडम सर्किल कहते हैं। और बीच से जो ये सेंटर लाइन पास हो रही, इसी को पिच सर्किल डायमीटर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, इसी को पिच सर्किल डायमीटर कहा जाता है। इसी से जितने भी कैलकुलेशन होते हैं गियर के, सब पिच सर्किल से ही किए जाते हैं। जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही एडेंडम और डिडेंडम के बीच से, यही क्या आपकी पिच सर्किल है। सारे गियर के कैलकुलेशन यहीं से आधारित होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा एडेंडम, एडेंडम का मतलब क्या है, जो ये आपकी पिच सर्किल है, इसके यहाँ से लेकर के और एडेंडम के बीच की दूरी, जो एडेंडम सर्किल या कह सकते हैं जो आउटर सर्किल है और पिच सर्किल है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, एडेंडम होती है। ठीक, सिंपल सा एडेंडम सर्किल और जो यहाँ पर पिच सर्किल है, इसके बीच की दूरी। जब डिडेंडम की बात की करें तो पिच सर्किल से जो नीचे, पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बीच की दूरी, या पिच सर्किल और जो निचली सबसे सर्किल होती है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, डिडेंडम कहलाती है। दो और टर्मिनोलॉजी है, एक है वर्किंग डेप्थ, दूसरा है होल डेप्थ। ठीक, तो वर्किंग डेप्थ सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या होता है। तो वर्किंग डेप्थ किसी भी दो मैचिंग जो गियर के टीथ होते हैं उनके बीच की एंगेजिंग दूरी होती है। तो इस एंगेजिंग दूरी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू अडेंडम, मतलब ये अडेंडम के डबल होती है, डबल अडेंडम के बराबर होती है। अगर बात की जाए होल डेप्थ की, कि होल डेप्थ क्या होती है, तो होल डेप्थ ये दांतों की ऊंचाई जो कि अडेंडम और एडेंडम दोनों के योग के बराबर होती है। टोटल दांतों की ऊंचाई, हाइट कितनी है, ये एडेंडम और डिडेंडम दोनों को जोड़ दिया जाए तो होल डेप्थ हमारी प्राप्त होती है। जबकि वर्किंग डेप्थ क्या होती है, तो मैचिंग गियर, जो मैच करके गियर जब आपस में चलते हैं तो उनका कितना एंगेजिंग दूरी है, वो वर्किंग डेप्थ होती है। ये क्या होती है, होल डेप्थ से थोड़ी सी कम होती है। अब वर्किंग डेप्थ और होल डेप्थ के मध्य जो गैप बचता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। या कह सकते हैं मैचिंग गियर में अगर टॉप लैंड और बॉटम लैंड के बीच की जो गैप होती है, इसी को क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कई बार प्रेशर एंगल की वैल्यू पूछ ली जाती है गियर में, तो ये प्रेशर एंगल की वैल्यू होती है 14.5 डिग्री, 14 सही 1/2 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, 14.5 आप इसको कह सकते हैं। ठीक,
तो ये इसका नॉमेनक्लेचर था। अब इसका हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल कि हमें क्या क्या डाटा दिया गया है और क्या क्या कैलकुलेशंस हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है मॉड्यूल, जिसको हम यम से लिखते हैं, कितना दिया गया है 3 mm दिया गया है। और नंबर ऑफ टीथ, जिसको हम जेड से लिखते हैं, 22 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है पीसीडी, पिच सर्किल डायमीटर। ठीक, क्या निकालना है, पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल डायमीटर निकालने के लिए क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर का फार्मूला होता है मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। पीसीडी का निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला आप याद रखेंगे। हम मॉड्यूल का फार्मूला याद रखते हैं कि मॉड्यूल बराबर होता है पिच सर्किल डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ। ये फार्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, मॉड्यूल बराबर पिच सर्किल डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ। अब यहाँ से चाहे आप मॉड्यूल कैलकुलेट करें, चाहे पिच सर्किल डाया कैलकुलेट करें, चाहे आप नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट कर रहे हो, तीनों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें निकालना है पीसीडी। तो पीसीडी निकालने के लिए मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जेड की वैल्यू है आपकी 22, एम की वैल्यू है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66 निकल के आएगा, जो कि हो जाएगा पिच सर्किल डायमीटर। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आउटसाइड डाया, आउटर डाया। यही क्या होता है, गियर का सबसे बड़ा डाया होता है, इसी को एडेंडम सर्किल के नाम से जाना जाता है, चाहे कहा जाए आउटर डाया या फिर कहा जाए एडेंडम सर्किल। तो इसके निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है कि पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। ठीक, क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। चाहे आप इसे लिखे पीसीडी प्लस 2m, या फिर आप इसे लिख सकते हैं मॉड्यूल प्लस मॉड्यूल इंटू ब्रेकेट में m प्लस 2। यहाँ पर m का मतलब मॉड्यूल, ब्रेकेट में नंबर ऑफ टीथ प्लस 2। इससे आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला आपका ड्राइव होके आएगा। एडेंडम सर्किल या फिर आउटर डाया निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। पिच सर्किल डाया हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया, 60 आया। 2 इंटू मॉड्यूल मतलब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा 72 mm। इस प्रकार से आप इसका आउटर डाया कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में आपको नंबर ऑफ टीथ दे दिया जाएगा और दे दिया जाएगा मॉड्यूल, पूछा जाएगा पिच आउटसाइड डायमीटर या फिर एडेंडम डायमीटर कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पिच सर्किल डायमीटर, देन आप कैलकुलेट कर पाएंगे आउटर डायमीटर या एडेंडम सर्किल। दूसरा जो यहाँ पर पूछा गया है वो डिडेंडम सर्किल के, सॉरी एडेंडम के बारे में पूछा गया है कि आपको निकालना है एडेंडम कितना होगा। ठीक, एडेंडम हमने ऊपर ये बताया कि ये पिच सर्किल तथा एडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल डिस्टेंस होती है, जो कि एडेंडम हमारी बराबर होती है मॉड्यूल की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेंडम की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो एडेंडम की वैल्यू बराबर होती है मॉड्यूल के। एडेंडम को HE से डिनोट करते हैं, मॉड्यूल को यम से डिनोट करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए मॉड्यूल नहीं दिया गया है आपको एग्जाम में, डायमेट्रिकल पिच दी गई है, फिर एडेंडम कैसे निकालेंगे, तो डायमेट्रिकल पिच का अगर हम क्या निकाल दें, रेसिप्रोकल निकाल दें, 1 डायमेट्रिकल पिच निकाल दें, तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा बराबर हो जाएगा एडेंडम की, या यही बराबर होता है मॉड्यूल के। ठीक, तो ये दोनों आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉड्यूल देके एडेंडम पूछा जाता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। मॉड्यूल की वैल्यू 3 है, इसलिए एडेंडम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 mm ही हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, डिडेंडम कैलकुलेट करना है। डिडेंडम को किससे दिखाते हैं, तो डिडेंडम को दर्शाते हैं HF से। डिडेंडम क्या होता है, तो ये होता है पिच सर्किल तथा रूट सर्किल के बीच की दूरी। रूट सर्किल मीन्स जो सबसे निचली वाली सर्किल होती है, क्या होती है, रूट सर्किल होती है। तो रूट सर्किल और पिच सर्किल के बीच की डिस्टेंस डिडेंडम होती है, इसको स्पेसिफाई किया जाता है HF के द्वारा। ये एडेंडम से ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू मॉड्यूल। मॉड्यूल हमें दिया गया है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो निकल के आ जाएगा 3.75। एडेंडम हमारा कितना था, 3 mm था, डिडेंडम कितना आया, 3.75 आया। या अगर आप डायमेट्रिकल पिच के कंडीशन में पूछे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.15 से 1 डिवाइडेड बाई डायमेट्रिकल पिच। ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो हम 10 नंबर वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इससे मैक्सिमम कंडीशन में आपको फार्मूला एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना था वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ हमने ऊपर ही बताया था क्या होती है, ये एडेंडम का डबल होती है। ठीक, वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एडेंडम। अब एडेंडम की वैल्यू कितनी थी या मॉड्यूल की वैल्यू कितनी थी, 3 mm थी, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 mm निकल के आ जाएगा। ठीक, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, डबल करेंगे
तो कितना आ जाएगा टोटल डेप्थ 6 वर्किंग डेप्थ 6 mm निकल के आ जाएगा, क्योंकि किसकी होती है, डबल होती है ये अडेंडम के। अब हमें निकालना है टोटल डेप्थ, या इसी को कहते हैं होल डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या थी, 2 अडेंडम के बराबर थी। टोटल डेप्थ क्या होती है, तो टोटल डेप्थ एडेंडम और डिडेंडम, या इसी को आप होल डेप्थ कह सकते हैं, एडेंडम और डिडेंडम के योगफल के बराबर होती है। तो एडेंडम की वैल्यू होती है मॉड्यूल और डिडेंडम की वैल्यू होती है 1.25 मॉड्यूल। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 इंटू मॉड्यूल। अब 2.25 तो वैसे रहेगा, मॉड्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 निकल के आ जाएगा। चाहे आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करो या फिर एडेंडम और डिडेंडम दोनों को जोड़ दो। एडेंडम हमारा 3 था, डिडेंडम 3.25 था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.75 था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6.75 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ से भी आपका निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अगर आपको क्लियरेंस कैलकुलेट करना है तो क्लियरेंस क्या होता है, एडेंडम और डिडेंडम के बीच का डिफरेंस होता है, या इसी को आप कह सकते हैं 0.25 इंटू मॉड्यूल। क्योंकि डिडेंडम हमारा 1.25 इंटू मॉड्यूल है, एडेंडम केवल मॉड्यूल है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.25 के बराबर है। तो 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 निकल के आया जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी, क्लियरेंस हो जाएगी। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आपको मॉड्यूल दे करके, नंबर ऑफ टीथ दे करके कई सारे चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले पिच सर्किल डायमीटर पूछा जाता है, पिच सर्किल डायमीटर, नंबर ऑफ टीथ और मॉड्यूल का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। या मॉड्यूल का आपसे पूछा जाए फार्मूला तो पिच सर्किल डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा। आउटर डायमीटर या अडेंडम सर्किल पूछी जाए तो फार्मूला हो जाएगा पिच सर्किल डायमीटर +2 इंटू मॉड्यूल। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए एडेंडम कैसे निकालते हैं तो एडेंडम बराबर होता है मॉड्यूल के, या फिर एडेंडम बराबर होता है 1 बाई डायमेट्रिकल पिच के। डिडेंडम की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो डिडेंडम बराबर होता है 1.25 इंटू मॉड्यूल, या फिर डिडेंडम बराबर होता है 1.157 बटा डायमेट्रिकल पिच। वर्किंग डेप्थ क्या होती है, तो वर्किंग डेप्थ बराबर होती है डबल एडेंडम के, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू मॉड्यूल हो जाएगा। टोटल डेप्थ बराबर होती है एडेंडम प्लस डिडेंडम के, तो ये बराबर हो जाएगा 2.25 इंटू मॉड्यूल के। नेक्स्ट आता है क्लियरेंस, तो क्लियरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम, तो ये बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू मॉड्यूल के। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके जो आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में इसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन